जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ, कल हम लोग ये पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम। तो इससे रेलेवेंट कुछ चीज़ें मैंने भिजवानी भी थी आपको, लेकिन वो मैं भूल गया। आज भिजवाते हैं। तो इसमें मैंने आप लोगों को इफ़ेक्ट्स भी समझाए थे और मार्केट इक्विलिब्रियम भी समझाया था। तो यहाँ पर ये जो सरप्लस है, ये जो सरप्लस है, इसमें आप देखें कि इसके अंदर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो इसको हम एक्सेस सप्लाई भी कह सकते हैं। यानी इसको हम एक्सेस सप्लाई भी कह सकते हैं। सरप्लस या एक्सेस सप्लाई एक ही बात है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, तो इसे हम डिमांड ज़्यादा सप्लाई से, इसको हम एक्सेस डिमांड भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो एक तो ये था। दूसरा ये है कि आपकी बुक के अंदर ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये नहीं है, यानी ये वाला टॉपिक उसमें नहीं है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन है। इसलिए ये मतलब ये छुपा हुआ टॉपिक है। टॉपिक तो है लेकिन ये छुपा हुआ है, यानी बेस ये है, फिर कहीं एप्लीकेशन पे आप जाते हैं। मैं आपको बुक में से दिखाता हूँ, बुक में से दिखाता हूँ। ये ज़रा बुक में से देखें, इसमें ये चौथा टॉपिक था, चैप्टर नंबर 3 है। और ये फॉर्मेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ये देखें, इसमें एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड ये सारा लिखा हुआ है। और इसके बाद फंक्शंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म है, ये मैंने अभी आपको कराना है। लेकिन ये देखें, यहाँ पर डायरेक्टली एप्लीकेशन है डिमांड और सप्लाई एनालिसिस की। तो एप्लीकेशन जो है, जाहिर सी बात है, वो जब तक आप इफेक्ट्स ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ेंगे, आपको एप्लीकेशन समझ ही नहीं आना है। तो वो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन ये मैंने बता दिया था कि इफ़ेक्ट्स होते क्या हैं। तो ये आज कर लेते हैं मुकम्मल। तो इसमें ये मैंने आप लोगों को प्राइस मैकेनिज़्म और इक्विलिब्रियम प्राइस मैंने समझा दिया था। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये वाला टॉपिक हो चुका है, बुक में से इसको पढ़ना है आप लोगों ने। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है उसको पी कह दिया है इसने यहाँ पे, देखें, ठीक है ना जी। और जो उससे ऊपर कीमत उसको P1 कह दिया, उससे नीचे को P2 कह दिया। ये आपकी अपनी नोटेशंस होती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप P1 ऊपर लिखें या P2 इधर लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये कि इसके अंदर अगली चीज़ आ रही है, फंक्शंस ऑफ द प्राइस मैकेनिज़्म। तो फंक्शंस क्या हैं? तो फंक्शंस 3 हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। एक है सिग्नलिंग, एक है रैशनिंग और एक है रिवॉर्डिंग। ये हमने अभी शुरू करना है, सिग्नलिंग, रैशनिंग और रिवॉर्डिंग। ठीक है जी। तो वो मैं आपको
समझाता हूँ। यहाँ पर देखें, आपको ये बताया था कि इसके मुख्तलिफ नाम हैं, याद है ना? आपको बताया था कि मार्केट इक्विलिब्रियम को हम क्या क्या कह सकते हैं। ये मैंने आपको उसके 4-5 नाम बताए थे, यानी मार्केट इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, मार्शलियन क्रॉस कह सकते हैं, मार्केट क्लियरेंस कह सकते हैं, प्राइस मैकेनिज़्म भी कहते हैं। प्राइस मैकेनिज़्म का मतलब ये है कि इसमें, इस मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर प्राइस का एक मैकेनिज़्म है, और वो मैकेनिज़्म क्या है वो आपके सामने है कि किस तरीके से प्राइसेस के रिस्पॉन्सेस के नतीजे में दोबारा से डिमांड एंड सप्लाई जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। ये है सारा प्राइस मैकेनिज़्म। ये सारा जो लिखा हुआ है, ये जो 4 बातें लिखी हुई हैं हमने, ये सारा प्राइस मैकेनिज़्म है। दिस इज़ प्राइस मैकेनिज़्म। कि प्राइस की वजह से डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है, प्राइस की वजह से सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ता है, फिर डिमांड की वजह से प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ता है, और फिर सप्लाई की वजह से प्राइस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये सप्लाई का प्राइस पे इफेक्ट, ये डिमांड का प्राइस पे इफेक्ट, ये प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट, ये प्राइस का सप्लाई पे इफेक्ट, ये सारा प्राइस मैकेनिज़्म है। और ये सारा हमने इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर डिस्कस किया है। ये आपके सामने कि अगर हम इन पॉइंट्स पर मूव करना शुरू कर दें, डिमांड कर्व के पॉइंट्स पर मूव करना शुरू कर दें, या सप्लाई कर्व के पॉइंट्स पर मूव करना शुरू कर दें, तो ये लाभ डिमांड और लाभ सप्लाई है। लेकिन अगर हम इनसे हट जाते हैं, जैसे ए और बी पॉइंट पे आते हैं और प्राइस फिर वापस आती है इक्विलिब्रियम प्राइस पे, और अगर फिर सी और डी पर चले जाते हैं, P1 पे यानी कीमत आ जाए, तो फिर दोबारा कीमत P पर कैसे जाती है, सारा ये प्राइस मैकेनिज़्म है। तो प्राइस मैकेनिज़्म का मतलब है कि हाउ द प्राइस वर्क्स इन डिमांड एंड सप्लाई फ्रेमवर्क। तो प्राइस का क्या काम होता है, तो यहाँ पर उसकी जो प्राइस की फंक्शंस हैं प्राइस मैकेनिज़्म के, वो हम बताते हैं। प्राइस मैकेनिज़्म के फंक्शंस क्या क्या हैं, ये जो है ना, ये 4-5 मैंने आपको फैक्ट्स बताए थे, मज़ीद भी मौजूद हैं, वो मैं आज आपको नोट्स शेयर करता हूँ। अच्छा, अब ये है कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ प्राइस प्राइस मैकेनिज़्म। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ एक स्टूडेंट ने पॉइंट किया था कि जी आपका जो टेबल है और जो आपका जो है इससे वो नहीं करता, वो तो कोई इशू नहीं है, इसलिए कि ये जो हमने डाटा लिया है ये प्राइस को बढ़ा कर लिया है, प्राइस इंक्रीज़ करके। तो देखें ना कि इस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर जो है वो आपको शॉर्टेज नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर आपको सरप्लस नज़र आ रहा है। वो इसलिए नज़र आ रहा है कि ये आप अक्ल से देखें तो P2 जो है वो PE से ज़्यादा है। तो जहाँ ज़्यादा, ये PE है ना, तो PE से P2 देखें, तो P2 क्या है वहाँ पे, तो P2 तो फिर ये दो होंगे ना, ये P2 के ज़िम्रे में आएंगे। और ये दोनों जो हैं जो कि कीमतें कम हैं, कीमतें कम को हमने क्या कहा था, P1 कहा था, यहाँ पे ये देखें। तो ये P1 जो है, P1 जो है वो कम है किससे भला, P1 जो है वो कम है PE से, और P2 जो है वो ज़्यादा है PE से। बस ये समझ लें। जब आप प्राइसेस, अगर आप इसको एज इट इज़ बनाना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर सरप्लस ही शो हो, तो आप ये वाला डाटा उलट लिख दें, क्योंकि यहाँ P2 का मतलब ज़्यादा है, और हमने शुरू तो कम से किया हुआ है ना, यहाँ पे कीमत 50, 100, 150, 200 और 250 ऐसे किया है। तो अगर आप एग्जैक्ट ये चाहते हैं कि ग्राफ के मुताबिक हो, तो आप, क्योंकि यहाँ कीमत ज़्यादा से शुरू हुआ है ग्राफ में, ये देखें P2 से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ कीमत कम से शुरू कर रहे हैं 50। तो आप इस डाटे को 250 से शुरू कर लीजिए, और ये फिर डिमांड और सप्लाई शेड्यूल उसके मुताबिक अरेंज हो जाएंगे। तो ये समझ आ गई।
और यहाँ पर जो कीमत कम है ना, वो शो जो कर रहा है वो P1 को कर रहा है। ये दोनों चीज़ें। तो आप इसको डाटा को उलट लीजिए। कैसे उलट लेंगे? यानी 250 से शुरू कर लीजिए। तो 250 से शुरू करके 200, 150, 100, 50, और डिमांड का डाटा उसी मुताबिक चेंज हो जाएगा, सप्लाई का मुताबिक उसी मुताबिक चेंज हो जाएगा। ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। ये करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे भला। असल चीज़ तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जैसे ये देखें, यहाँ प्राइस है, यहाँ पर क्या लिया था हमने, डिमांड लिया था। हाँ जी, डिमांड लिया था, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। और अब यही वाला डाटा थोड़ा चेंज कर लें। ये देखें, डाटा चेंज कर लें थोड़ा सा। तो ये क्या है, ये 250 से शुरू कर लें। 250, 200, 150, और उसके बाद 100, है ना, और फिर 50। अब एग्जैक्टली उसी के मुताबिक आ जाएगा। तो कीमत क्या है, ज़्यादा है तो डिमांड क्या होगी, कम, है ना, 300 आ जाएगी, ये 600 आ जाएगी, ये फिर 900 आ जाएगी, फिर ये 1200, और ये 1500। तो बात तो वही है, 50 पे तो 1500 ही आ रही है, 250 पे 300 आ रही है। इधर क्या है, कीमत ज़्यादा पे सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। लाभ सप्लाई यही कहता है ना। 200 पर सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी 1200 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, 900 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी 600, फिर क्या होगी 300। तो 50 रुपये कीमत पे 300 सप्लाई है। इधर भी वही बात हो रही है, 50 पे 300, ये 50 पे 300, बात तो वही है। लेकिन ये है कि अब एग्जैक्टली उसके मुताबिक आ जाएगा कि ये जो है ऊपर आपको, अब आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि यहाँ सप्लाई ज़्यादा है, इन दोनों के अंदर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। यहाँ पर भी यही बात है, ठीक है ना जी। ग्राफ टेबल अपना डायग्राम में भी अब यही चीज़ आ जाएगी। यहाँ डिमांड और सप्लाई क्या है, बराबर हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सप्लाई जो है या डिमांड जो है वो ज़्यादा है किससे, सप्लाई से। तो ये एग्जैक्टली ये वाला टेबल अगर आप बना लें तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा। तो दिस डजेंट मैटर। असल चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ समझ आए कि ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, है ना। तो डाटा तो आप प्राइस डिक्रीज़ करके ले लें या इंक्रीज़ करके ले लें, बात तो वही आनी है। लेकिन चलें, आपकी तसल्ली के लिए आप ये वाला डाटा ले लें, इससे भी यही रिज़ल्ट मिलने हैं, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं ना हम लोग। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें आ रहा है जी के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्राइस मैकेनिज़्म। तो फंक्शंस ऑफ द प्राइस मैकेनिज़्म क्या है, उसमें सब 3 फंक्शंस हैं, 1 2 3। मैंने अभी आपको बुक में से भी दिखाया, बुक में से ही पढ़ना है, और किसी बुक में आपको ये चीज़ें मुश्किल से ही मिलेंगी, इसलिए आपने करनी भी यहीं से ही है। तो ये सिग्नलिंग है पहला, और दूसरा क्या है, रैशनिंग। तो रैशनिंग रैशनिंग का मतलब है एलोकेटिंग। और तीसरा है रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग को कहते हैं इंसेंटिवाइजिंग। तो ENCENTIVISING, इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब बेनिफिट देना होता है। तो सिग्नलिंग ये फंक्शंस ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म या फंक्शंस ऑफ द मार्केट इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। ये सारा नाम ऊपर मैंने बताया आप लोगों को कि मार्केट क्या, फंक्शंस ऑफ द मार्केट भी कह सकते हैं आप, फंक्शंस ऑफ द मार्केट, यानी इसी सवाल को आप फंक्शंस ऑफ मार्केट भी कह सकते हैं, ठीक है ना जी। फंक्शंस ऑफ द मार्केट भी कह सकते हैं। तो ठीक हो गया, फंक्शंस ऑफ द मार्केट। ओके, अब इसमें पहला ये है कि सिग्नलिंग है। जैसे आप लोगों ने
ट्रैफिक सिग्नल्स देखे होंगे, ये वही सिग्नल है। यहाँ पर प्राइस सिग्नल देती है, यहाँ पर प्राइस सिग्नल देती है बायर्स को, यहाँ पर प्राइस सिग्नल देती है सेलर्स को। क्या सिग्नल देती है? जो आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़े थे, कहाँ पे है वो सिग्नल? ये मैंने आपको समझाए हैं, ये हैं जी वो सिग्नल जो कि प्राइस देती है। ये देखें, प्राइस ने सिग्नल दिया, ऊपर की तरफ गई तो डिमांड उसके मुताबिक हो गई। समझ आ गई? प्राइस की कम होने से डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, तो मतलब बढ़ गई। अब ये प्राइस सप्लाई को भी सिग्नल देती है, सप्लाई डिमांड प्राइस को सिग्नल दे रही है, सप्लाई प्राइस को सिग्नल दे रही, ये सारा सिग्नलिंग है। जब कीमत सिग्नल देती है सेलर को कि वो ऊपर जाती है तो सेलर सप्लाई बढ़ाता है, जब कीमत नीचे जाती है, सिग्नलिंग नीचे की तरफ होती है तो सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है ना जी? इधर जब प्राइस हाई होती है तो ये डिमांडर्स को या बायर्स को सिग्नल देती है कि प्राइस बढ़ चुकी है, आप डिमांड को कम कर दीजिए। ठीक है ना? तो ये सिग्नलिंग है कि क्या करना है वहाँ पे। ठीक है, अकॉर्डिंगली दे वुड बिहेव। ये समझ आ गई बात? पहली बात सिग्नलिंग। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये था प्राइस सिग्नलिंग, जिसमें प्राइस सिग्नल देती है बायर्स और सेलर्स को, और वो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक बिहेव करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस जो है वो सिग्नल भेजती है बायर्स को भी और सेलर्स को भी। समझ आ गई बात? तो ये सिग्नल डिमांडर को भी दे दिया, सेलर को भी दे दिया। कैसे दिया वो आपको पता है कि प्राइस डिमांड को नेगेटिवली इफेक्ट करती है और प्राइस सप्लाई को पॉजिटिवली इफेक्ट करती है। ठीक है ना जी? लेकिन लेकिन जो डिमांड है वो प्राइस को क्या करती है? वो पॉजिटिवली इफेक्ट करती है, लेकिन जो सप्लाई है वो प्राइस को नेगेटिवली इफेक्ट करती है। ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि प्राइस कैसे डिमांड को इफेक्ट करती है, फिर डिमांड कैसे प्राइस को इफेक्ट करती है। इसी तरीके से प्राइस सप्लाई को कैसे इफेक्ट करती है और सप्लाई प्राइस को कैसे करती है। ये सिग्नलिंग है। और ये सिग्नलिंग यहाँ पे मैंने आपको बार बार बताया है कि ये है, ये वाला सारा, ये जो अब आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये वाला, ये सारी चीज़, ये है ये चारों चीज़ें प्राइस सिग्नलिंग में आ जाती हैं। और इसकी को मैंने ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट करके यहाँ पे बता दिया आप लोगों को। ठीक हो गया? ये वाली चीज़, ये प्राइस सिग्नलिंग आ गई आपके पास। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रैशनिंग। रैशनिंग का मतलब होता है एलोकेट करना। तो इसमें क्या होता है कि कम कीमत पर जब कीमत जो है वो कम होती है, तो इसका मतलब ये है कि इस पर हमें सिग्नल मिलता है, हमें मींस कंज्यूमर्स को, कि हम ज़्यादा खरीदेंगे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, दिस वन ग्राफ में देखें, ये देखें P1 प्राइस सिग्नल दे रही है डिमांडर्स को कि ज़्यादा खरीदो, तो वो ज़्यादा खरीद रहे हैं। सेलर को सिग्नल दे रही है नहीं नहीं बहुत कम कीमत है, कम बेचो, तो वो कम बेचते हैं, इतना बेचते हैं, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना, ये इतनी सप्लाई आती है इसके ऊपर, इतनी यहाँ पे डिमांड है आपके सामने, इस पे सप्लाई इतनी है, डिमांड कितनी है? इतनी है। तो एक गैप है कि आपके सामने कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इस पे अगर हम एक देखें ना कि P1 पे सप्लाई QS है, P1 पर डिमांड QD है, तो ये एक इस कम कीमत पे यहाँ पर रैशनिंग क्या है कि बायर्स एलोकेट करते हैं कि यार ये यहाँ पे हमें ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, सस्ती है ये,
तो उनको मिलती नहीं है। बहरहाल मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि सेलर कहते हैं नहीं, हम तो इस P1 कीमत पर हम तो इतना ही बेचेंगे, यहाँ तक बेचेंगे। तो अब लेकिन बायर तो इस कीमत पे कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, इतना मिल जाए, यहाँ तक मिल जाए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक बायर बायर कहते हैं हमें मिल जाए इतनी क्वांटिटी। लेकिन सेलर कहते हैं नहीं, हम तो आपको इतना देंगे। तो क्या करते हैं, इसके नतीजे में ये होता है कि वो मार्केट को क्या करते हैं, इसके नतीजे में कीमतें क्या होती हैं, बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आपके सामने ये कीमतें बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि जब भी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगी, चीज़ शॉर्ट हो जाएगी, एक्सेस डिमांड हो जाएगी, तो क्या करेंगे? इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, है ना? ये आपके सामने है, ये कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। तो वो क्या करेंगे, वो एलोकेट कैसे करेंगे अपने इनकम को? तो अपनी इनकम को इधर से निकाल के किसी और तरफ चले जाएंगे, अपनी इनकम को एलोकेट करेंगे उन चीज़ों की तरफ जो सस्ती होंगी। तो इसमें नहीं खरीदेंगे वो, क्योंकि कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, शॉर्टेज हो गई है, तो वो इसका सब्स्टिट्यूट तलाश करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना जी? कि क्योंकि वो ज़्यादा पे नहीं कर सकते इसके लिए। समझ गए बात? तो रैशनिंग या एलोकेटिंग का मतलब ये है कि दे हैव टू रिवाइज देयर एक्सपेंडिचर and they have to allocate their income to the cheaper good that may be the substitute of this particular commodity. तो वो आप उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे कि ठीक है, ये शॉर्टेज हो गई है इस चीज़ की, तो अब हमने चीज़ खरीदनी तो है, तो अपना पैसा हम कहाँ लगाएं जहाँ पर इसी तरह की चीज़ सस्ती कहीं से मिल जाए, तो वो ले लेंगे। तो एलोकेट करना शुरू कर देंगे आप लोग अपने एक्सपेंडिचर को, अपनी इनकम को दूसरी चीज़ों की तरफ जो सस्ती। उसके बाद थर्ड वन इसके अंदर जनाब क्या है? थर्ड वन फंक्शन जो है वो है रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग, इंसेंटिव देना, रिवॉर्ड देना। आपको एक बात समझाई थी कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और चारों के रिवॉर्ड्स भी समझाए थे मैंने आपको, यानी उनकी कीमतें। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेज। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो वो उनके रिवॉर्ड हैं, इंसेंटिव्स हैं। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि ये जौन सी मार्केट हो, ये तो ऊपर हम गुड्स मार्केट की बात करके हैं ना कि ये कोई गुड है, ये सारा हमने कहा ये गुड्स हैं, ये डिमांड भी किसी गुड की है, ये सप्लाई भी किसी गुड की है, ये सारा, ये जो सारी बातें की हमने, ये क्यू क्या है? ये क्यू ऑफ एनी कमोडिटी है। तो यही चीज़ अगर हम फैक्टर मार्केट में ले जाएं, फैक्टर मार्केट मींस लैंड मार्केट, लेबर मार्केट, कैपिटल मार्केट, एंटरप्राइज मार्केट, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो फर्म्स क्या करेंगी, फर्म्स अपने रिसोर्सेज उन मार्केट्स में लेके जाएंगी जहां पर क्या है? शॉर्टेज है। समझ रहे हैं? क्योंकि वहां पर कीमतें अब ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। तो जब कीमतें ऊपर जाएंगी तो वो उनको बेनिफिट है। सेलर को बेनिफिट तो उसी सूरत में है ना जब प्राइस ज़्यादा मिले उसको, तो रिवॉर्ड रिवॉर्ड ज़्यादा मिले, तो वो क्या करेंगे? वो उन मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे जहां पर कंज्यूमर की डिमांड ज़्यादा है और उनकी जो है वो सॉरी, एक सेकंड, अच्छा, तो ये समझ आ गई बातें आपको? तो यहाँ तक स्टोरी है रिवॉर्डिंग इंसेंटिव की। तो मैं दोबारा बता दूँ, प्राइस सिग्नल भी देती है, प्राइस रैशनिंग भी करती है, प्राइस रिवॉर्ड भी करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्नलिंग में वो बायर्स और सेलर्स दोनों को सिग्नल भेजती है और वो अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। रैशनिंग में वो एलोकेटिंग करती है कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स को भी। मैंने कंज्यूमर्स के हवाले से बताया आपको पहले,
कि कंज्यूमर्स को वो कहती है कि कीमत ज़्यादा हो गई है, तो आप इसका सब्स्टिट्यूट तलाश करके किसी और मार्केट में चले जाएं। रिवॉर्डिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि इसमें सेलर्स को वो बताती है कि जहाँ पर कीमत ज़्यादा है वहाँ पर आप चले जाएं अपने रिसोर्सेज को लेके और उस चीज़ को प्रोवाइड करें, तो उनमें उसको इंसेंटिव ज़्यादा है, बेनिफिट ज़्यादा है। जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होगी सप्लाई उधर ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये चीज़ें सारी हो गई। अच्छा, इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो गया, इसकी मज़ीद डिटेल आप वहाँ से पढ़िएगा। मज़ीद अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जो मेरे पास है वो है एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस इट्स वेरी गुड टॉपिक। ये आप पढ़ेंगे तो इसमें मज़ा आता है आपको। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल इसमें पहला जो एनालिसिस है फॉर 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 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स या गुड्स के लिए है, और दूसरा जो हम एनालिसिस इसमें कर रहे हैं वो है फॉर सब्स्टिट्यूट्स। फॉर सब्स्टिट्यूट्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स, फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ये दो हैं, दोनों में हम एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कैसे करना है वो, इसमें आपकी बुक में एग्जाम्पल एक है, वन एग्जाम्पल, और इसमें हैं टू एग्जाम्पल्स। तो दोनों कर लेते हैं, ये तीन तीन हो जाएंगी टोटल। ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, आपको पता है कि इनको जॉइंट गुड्स भी कहते हैं। अब इनके लिए देखते हैं क्या होता है। फर्ज करते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, फ्यूल एंड यूज्ड व्हीकल। ये दोनों इकट्ठे यूज होते हैं ना, व्हीकल और फ्यूल इकट्ठे यूज होते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट हैं, दीज आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ये एग्जाम्पल, ठीक है ना जी, फॉर एग्जाम्पल। अब इनकी मार्केट पे फैक्ट्स देखते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये है Q, ये है P, और ये डिमांड, और ये क्या है, सप्लाई। तो ये फ़र्ज़ कर लें फ्यूल मार्केट बन गई है ना। क्यों भला? क्योंकि इसमें फ्यूल की सप्लाई और फ्यूल की डिमांड आ गई, तो ये फ्यूल मार्केट। इसी तरीके से एक और मार्केट बनाते हैं, जैसे अ, ये है
यूज्ड व्हीकल मार्केट, ठीक है जी, सॉरी, यूज्ड 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 व्हीकल मार्केट। मार्केट जब भी आती है तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों आती हैं। तो ये फॉर एग्जांपल सप्लाई कर्व है, ये यूज्ड व्हीकल का सप्लाई कर्व है, और ये यूज्ड व्हीकल का डिमांड कर्व है। और फर्ज करें, सॉरी, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हुआ और ये प्राइस आ गई, ठीक है जी, ये क्या आ गई, प्राइस। इसको आपने पी कह दिया और ये कोई क्वांटिटी इसकी आ गई, ठीक हो गया, इसको आपने क्यू कह दिया, ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला। इसी तरीके से अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर फ्यूल मार्केट में फ्यूल की ये सप्लाई है, ये फ्यूल की डिमांड है, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम E1, और ये इसकी कीमत P, और ये इसकी क्वांटिटी Q। ये नोटेशन कोई भी दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है जी कहानी। अब ये है कि दोनों मार्केट में इक्विलिब्रियम है, कोई इस तक तो मसला नहीं है हमें, दोनों मार्केट में इक्विलिब्रियम मौजूद है। अब क्या होता है, अब ये इन पे इफेक्ट्स देखते हैं। ये फ्यूल मार्केट इक्विलिब्रियम है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे यूज्ड व्हीकल मार्केट इक्विलिब्रियम है। अब हम इन पे इफेक्ट्स देखते हैं। इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इफेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी मार्केट में किसी भी डिमांड चेंज हो सकती है, सप्लाई चेंज हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। फर्ज ये करते हैं कि फ्यूल की सप्लाई जो है वो कम हो गई। फ्यूल की जब सप्लाई कम होगी, इफ है ना, अगर अगर फ्यूल की सप्लाई कम हो जाए, इफ सप्लाई ऑफ फ्यूल फॉल्स, तो क्या होगा, सप्लाई कर्व जो होगा, सप्लाई कर्व ऑफ फ्यूल शिफ्ट करेगा, शिफ्ट किधर भला, लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड। तो ये सप्लाई कर्व को अब आप शिफ्ट कीजिए। तो जब आप सप्लाई को शिफ्ट करेंगे, सप्लाई कम हो जाएगी, तो ये आपके पास सप्लाई कर्व इसके पैरेलल आपने शिफ्ट कर दिया, ठीक है जी। ये S1 कह दीजिए, S1 S1। अब देखें तो सप्लाई क्या हुई है, फॉल हुई है, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया है, और शिफ्ट होके S से किधर चला गया है, S1 पे चला गया। अब जाहिर सी बात है कि न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, न्यू इक्विलिब्रियम E2 पे होगा। E2 पे जो ये न्यू इक्विलिब्रियम है, उसके नतीजे में जो क्वांटिटी आपके पास आ रही है वो ये है, ठीक है जी। और इसको आप Q1 कह दीजिए। ये शो कर रहा है कि सप्लाई कम हो गई, और इसके नतीजे में कीमतें क्या हो गई, कीमतें जनाब बढ़ गई हैं, और वो आपके सामने P से P1 हो गई हैं। क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ा, क्वांटिटी कम हो गई, ये आपके सामने है। समझ आ गई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई अगर कम होगी तो सप्लाई के कम होने से प्राइस जो है, प्राइस ऑफ फ्यूल पे क्या फ़र्क पड़ा, वो बढ़ गई, प्राइस ऑफ फ्यूल बढ़ गई।
अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि फ्यूल और जो यूज्ड व्हीकल है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। आप ज़रा सोच के बताइए कि अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाए, फ्यूल की कीमत में इजाफा हो जाए, तो आप व्हीकल, कोई भी व्हीकल हो, यूज्ड व्हीकल है, आप उसकी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी आप व्हीकल ज़्यादा यूज़ करेंगे या कम करेंगे, बताइए। पेट्रोल महंगा हो गया, फ्यूल की प्राइस बढ़ गई है, तो व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कार की, ट्रक की, बाइक की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि डिमांड जो है किसकी भला, डिमांड फॉर यूज्ड व्हीकल क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट है। ये क्या है? क्रॉस प्राइस इफेक्ट है, क्योंकि प्राइस किसी और चीज़ की है, प्राइस फ्यूल की है और डिमांड किसी और चीज़ की है। ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट है। और आपको मैंने बताया था कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए नेगेटिव होता है, और नेगेटिव नज़र आ रहा है आपको, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। लेकिन सब्स्टिट्यूट के लिए क्रॉस प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, वो अभी हम वो भी पढ़ते हैं। तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट नेगेटिव आ गया ना आपके पास, ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या है? नेगेटिव। अब इसका मतलब ये है कि डिमांड फॉर यूज्ड व्हीकल पे फ़र्क पड़ेगा और वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको ये यूज्ड व्हीकल की डिमांड को कम करना पड़ेगा। जब आप उसकी डिमांड को कम करेंगे तो डिमांड कर्व क्या करेगा? शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड। ये मैं डिमांड को शिफ्ट कर दिया, इसको भी नाम दे दें D1 अब आपके सामने ये सिचुएशन आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड जो कम हो जाएगी तो वो डी से कहाँ चली जाएगी? डी वन पे चली जाएगी। और अब न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? अब न्यू इक्विलिब्रियम E2 पे होगा। ये डिमांड फॉल किया है, ये न्यू इक्विलिब्रियम हुआ और प्राइस यहाँ पे आ गई, यानी प्राइस कम हो गई। और क्वांटिटी पे भी क्या फ़र्क पड़ा? क्वांटिटी भी पहले से कम होकर क्यू से Q1 पे चली गई। तो आपके सामने क्या नतीजा निकला कि डिमांड कम होने से व्हीकल की प्राइस जो है ऑफ व्हीकल, यूज्ड व्हीकल एक्चुअली, यहाँ पे सॉरी, यूज्ड यूज्ड व्हीकल, वो क्या हो गई? कम हो गई। तो ये क्लियर होगी सारी कहानी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये सप्लाई ऑफ फ्यूल अगर कम हो जाए तो दोनों मार्केट्स की प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या दोनों मार्केट्स की सप्लाई और डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक इफ़ेक्ट सिर्फ हमने ये चेंज करके देखा, चेंज सिर्फ फ्यूल को किया है, और दोनों, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं या जॉइंट गुड्स हैं, तो इफेक्ट्स दोनों तरफ गए हैं। अब आपका काम ये है कि आपने यहाँ पर मैंने यही दो डायग्राम पहले बनाने हैं, पहले मार्केट इक्विलिब्रियम करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर सप्लाई ऑफ फ्यूल को बढ़ा दे, राइज करना है, फिर बताना है क्या इफेक्ट हुआ। दिस इज़ योर असाइनमेंट, ठीक है? ये आप लोगों ने करके देखना है, मुझे फिर बताना है आप लोगों ने, ठीक है? लेकिन मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ना करना शुरू कर देना इतने सारे। मैं एक जो है वो, कोई एक बंदा जो है ना वो CR साहब या GR दोनों बना के मुझे भेज दें, तो मैं इसको चेक करके आपको दोबारा भेज दूंगा कि हाँ ये ठीक है। फिर आप बाकी क्लास वालों को वो वाला पेज शेयर कर दीजिएगा कि हमने चेक करवा लिया। पूरी कौम ना मुझे भेजना शुरू कर दे, ठीक है ना जी? तो इतने सारे मैसेज में जवाब भी नहीं दे सकूँगा, तो ये करके देखना है आपने, ठीक है? CR और GR करें, बाद फिर मुझे भेजें, मैं उसको देखूंगा कि ग्राफ पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना? ये आपने
फॉल के बजाय क्या करके देखना है, राइज करके देखना है। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल हमने कर ली, किसकी भला, ये वाली कर ली हमने, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई की, ठीक है जी। और इसमें हमने ये वाला कर लिया है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। अब सब्स्टिट्यूट के लिए आपकी बुक में दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, दोनों करते हैं। ये हम इसमें एक एग्जांपल थी वो हमने कर ली, ये अब सब्स्टिट्यूट के लिए पढ़ते हैं। फॉर सब्स्टिट्यूट, आवाज़ सही आ रही है मेरा ख्याल है, वॉइस थोड़ी बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं भाई, वॉइस थोड़ी बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं। अच्छा, अब हमने ये जो पहला कंप्लीट किया है, ये किसके लिए किया है भला, ये जनाब हमने किया है फॉर, ये पहला किया है हमने फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और ज्वाइंट गुड्स। अब हम दूसरा पढ़ते हैं फॉर सब्स्टिट्यूट्स। फॉर सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट्स कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे का मुतबादल होती हैं। इसमें देखते हैं क्या है। अब इसमें एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, इसमें जो एग्जांपल दी है उसमें दो मार्केट्स कौन कौन सी लिए हैं। एक उसने लिया न्यू व्हीकल, न्यू व्हीकल मार्केट, और दूसरा उसने लिया है यूज्ड व्हीकल मार्केट। ये दोनों सब्स्टिट्यूट हो गए ना। न्यू, नया मोटरसाइकिल और पुराना मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल ही रहेगा, मोटर बाइक ही रहेगा, तो एक दूसरे का मुतबादल है। तो दोनों न्यू व्हीकल और यूज्ड व्हीकल एक दूसरे का मुतबादल है, क्योंकि दोनों ही क्या है, व्हीकल। तो ये सब्स्टिट्यूट है। इन दोनों की पहले मार्केट मार्केट इक्विलिब्रियम करते हैं। इन इन दोनों का पहले मार्केट इक्विलिब्रियम करते हैं। जैसे सबसे पहले एक डायग्राम ये बनाते हैं, पहले मार्केट इक्विलिब्रियम करना है सबसे पहले, इफेक्ट्स बाद में पढ़ने हैं। और ये आपके सामने इसकी डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व आ गया आपके पास। ये यहाँ पर E1 पर मार्केट इक्विलिब्रियम, ये आपके पास P प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस को P कह दिया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को Q कह दिया। और ये है न्यू व्हीकल मार्केट। ठीक हो गया जनाब। और यहाँ पर एक और मार्केट बना लेते हैं, यहाँ पे और ये है डिमांड एंड दिस वन इज सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व। ये आपके सामने यहाँ पर इक्विलिब्रियम हुआ, ये आपके पास प्राइस आ गई इस मार्केट की, ये जनाब क्वांटिटी आ गई। और ये क्या है, ये यूज्ड व्हीकल, यूज्ड यूज्ड व्हीकल मार्केट। चलें, दोनों मार्केट्स में इक्विलिब्रियम कंडीशन मौजूद है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। इफेक्ट अभी हम देखते हैं क्या होता है, कोई भी इफेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर कॉस्ट जो है
वो नई व्हीकल की बढ़ जाती है। इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज इन न्यू व्हीकल मार्केट, न्यू व्हीकल मार्केट की में व्हीकल बनाने की कॉस्ट बढ़ जाती है। न्यू व्हीकल मीन्स कोई भी गाड़ी, बाइक, कुछ भी, व्हीकल का मतलब गाड़ी बाइक जो भी कहना। तो वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो कॉस्ट आपको पता है कि अदर फैक्टर है, प्राइस नहीं है, अदर फैक्टर है। अदर फैक्टर्स की वजह से हमेशा शिफ्टिंग होती है। तो सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, यानी सप्लाई ऑफ न्यू व्हीकल क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो सप्लाई ऑफ न्यू व्हीकल कम होगी, तो दैट इज कॉल्ड फॉल इन इन फॉल इन सप्लाई ऑफ न्यू व्हीकल। तो फॉल जब आप करेंगे तो सप्लाई कर्व क्या करेगा, सप्लाई कर्व ऑफ न्यू व्हीकल शिफ्ट्स शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड और इनवर्ड। और वो एस एस से किधर क्या बन जाएगा, एस वन हो जाएगा। ये आपने अभी करके दिखा देना। तो सप्लाई कम हुई और सप्लाई के कम होने से सप्लाई कर्व शिफ्ट करके एस वन हुआ। और अब न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे। और इसका इफेक्ट कीमत पे क्या पड़ा, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई P1, कीमत बढ़ गई पहले से। और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हुई आपके पास, वो आ गई Q1, ये फर्क पड़ा। और ये एरो बता रहा है कि सप्लाई फॉल कर गई। समझ आ गई। तो इसका नतीजा क्या निकला, इसका ये नतीजा निकला कि सप्लाई जो है वो कम हुई। और प्राइसिस पे क्या फ़र्क पड़ा, प्राइस ऑफ न्यू व्हीकल पे क्या फ़र्क पड़ा, प्राइस ऑफ न्यू, सॉरी, नॉट वर्किंग, प्राइस, ये लिख नहीं रहा, एक सेकंड। तो आपके सामने है, प्राइस ऑफ न्यू व्हीकल क्या हो गई है, वो बढ़ गई। ये आपके सामने प्राइस बढ़ गई, ये बेसमेंट प्राइस बढ़ गई। अब आप बताइए कि ये सारा जो सिचुएशन हुई है, इसके नतीजे में रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब आप बताइए कि ये जो प्राइस ऑफ न्यू व्हीकल है, प्राइसेस ऑफ न्यू व्हीकल ज़्यादा हो गई है। अब इसका इफेक्ट किस पे जाएगा भला, इसका इफेक्ट जाएगा यूज्ड व्हीकल की मार्केट के ऊपर। तो आप बताइए कि इसके नतीजे में यूज्ड व्हीकल की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जब नई गाड़ियां महंगी हो जाएंगी तो डिमांड फॉर यूज्ड व्हीकल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। नई गाड़ियां तो महंगी हो गई हैं, प्राइसेस ऑफ न्यू व्हीकल बढ़ गई। तो पुरानी गाड़ियों की डिमांड में क्या हो जाएगा, इजाफा। समझ गए, ये देखें, ये ये भी आपके सामने है। ये मैं यहाँ से काट देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि प्राइस ऑफ न्यू व्हीकल। तो ये देखें, ये क्या है, प्राइस किसी और चीज़ की है और डिमांड किसी और चीज़ की है। ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट, दिस इज
क्रॉस प्राइस इफेक्ट। और ये दोनों दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट हैं, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि डायरेक्शन सेम है। मेरी बात समझ गए? अब जब ये डिमांड फॉर यूज्ड व्हीकल जो है वो बढ़ेगी, तो यहाँ पे डिमांड फॉर यूज्ड व्हीकल क्या हो रही है, बढ़ेगी। तो डिमांड कर्व इधर क्या करेगा, डिमांड कर्व यहाँ पे शिफ्ट करेगा किसका भला, यूज्ड व्हीकल का, D1 D1। और अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, E2 पे। और रिजल्टेंटली इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। ये देखें डिमांड बढ़ी और इधर इसकी क्वांटिटी U1 पे चली गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली ये हुआ कि यूज्ड व्हीकल की जब डिमांड बढ़ेगी, तो यूज्ड व्हीकल की डिमांड बढ़ने से प्राइस ऑफ यूज्ड व्हीकल भी क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। ये डिमांड का प्राइस पे इफेक्ट है, प्राइस का डिमांड पे नहीं है। डिमांड का प्राइस पे इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो दिस वन इज कॉल्ड एप्लीकेशन। ये हमने एक कर ली। अब ये है कि इसमें मैंने आपसे कहा था कि दो एग्जांपल्स करनी है सब्स्टिट्यूट में। एग्जांपल नंबर 1 मैंने आपको करा दी। अब एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 जो है उसमें हम क्या लिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, वहाँ लिया है फिर सब्स्टिट्यूट ही है, फिर दोबारा क्या है, सब्स्टिट्यूट ही है। और अब क्या लिया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और यूज्ड व्हीकल ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, या मार्केट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मार्केट और यूज्ड व्हीकल मार्केट। अच्छा एक काम और करना है आपने, ये जो पिछली एग्जांपल थी ना, इसमें हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या किया था, बढ़ाया था। आपने ये करना है CR और GR साहबा, आपने कम करके फिर मुझे बताना है कि क्या फ़र्क पड़ा। प्राइस कॉस्ट को कम करना है, फिर इस पे यानी न्यू व्हीकल मार्केट पे फैक्ट्स दिखाने हैं और यूज्ड व्हीकल मार्केट पे फैक्ट्स दिखाने हैं। ठीक है, ये भी करके देखें। अच्छा सबसे पहले हम इनकी मार्केट्स बना लें, इक्विलिब्रियम कर लें। तो ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, और ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम है E1। ये प्राइस आ गई P, ये क्वांटिटी आ गई जनाब Q। और इसको आप कह लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मार्केट। जैसे आपके शहर में भी ये चलती है मेट्रो, है ना, मुल्तान में भी चलती है, पिंडी में भी चलती है, लाहौर में भी चलती है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पेशावर में भी अब BRT चलती है। तो वो ये सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट। पब्लिक का मतलब इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट है, वैसे पब्लिक का मतलब उर्दू, इंग्लिश से उर्दू में करें तो अवाम है, ठीक है ना। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब है सरकारी, गवर्नमेंट। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होगी जो आपकी अपनी गाड़ी है। तो पब्लिक का मतलब सरकारी है, ये ज़रा ध्यान में रखें। जैसे कहते हैं ना ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये सरकारी है, गवर्नमेंट की है। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट, इकोनॉमिक्स में याद रखना। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। जैसे ट्रेन चलती है, ट्रेन भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो ट्रेन जो है वो आपकी तो नहीं है ना, आप कहें चलें ट्रेन निकालें चलें ज़रा लाहौर, ऐसा नहीं है। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इस तरह डेवो जो है वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा इधर क्या करना है, इधर यूज्ड व्हीकल है, तो यूज्ड व्हीकल मार्केट यहाँ पे वो बना देते हैं। तो ये क्या है, सप्लाई कर्व है, एंड दिस इज डिमांड कर्व,
और यहाँ पे इक्विलिब्रियम P1, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अब इफेक्ट्स देखते हैं। इफेक्ट ये है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ में इजाफा हो जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ में इजाफा हो जाए तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि एक्सपेंशन हुई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है, तो मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अवेलेबल। जैसे पेशावर में अब वो चलना शुरू हो गई है, कुछ स्टूडेंट पेशावर से भी होंगे, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ गई ना आपके पास, तो इससे सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई पे जब बढ़ेगी तो सप्लाई किधर शिफ्ट होती है? राइट वर्ड। ठीक है, इसको S1 कह दीजिए। जब मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगी तो सप्लाई जो है, सप्लाई ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगी। जब सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व क्या करेगा? सप्लाई कर्व ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो राइज करेगी। राइज का मतलब ये है कि सॉरी, राइज करेगी और शिफ्ट होगा, शिफ्ट इन दी सप्लाई कर्व होगा, सप्लाई कर्व राइट वर्ड या आउटवर्ड भी कहते हैं इसको। और वो क्या हो जाएगा? S से S1 हो जाएगा। तो ये आपके सामने है। अब ये इक्विलिब्रियम हो गया यहाँ पे E1, ये सप्लाई बढ़ना आपने एरो से शो कर दिया। इससे फ़र्क क्या पड़ा? कीमत कहाँ पे आ गई? कीमत P से P1 पे आ गई, क्वांटिटी Q से Q1 पे आ गई, ये फ़र्क पड़ा। तो ऑटोमेटिकली जब ये होगा तो ऑफ प्राइस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो क्या हो जाएगी? कम। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कीमत कम हो जाती है तो आप बताएं, आपको पता चले कि यहाँ से जो मेट्रो चलती है या अंडरग्राउंड चलती है या कोई ट्रेन चलती है या कोई रिक्शा चलता है, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सारी, और वो सस्ती हो गई है, प्राइस उसकी कम हो गई है, तो आप अपनी गाड़ी खरीदेंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती है अब। तो अकल की बात यही है कि आप डिमांड जो है यूज्ड व्हीकल की क्या कर दें? डिमांड फॉर यूज्ड व्हीकल वो क्या हो जाएगी? कम। समझ गए? और अभी भी देखें क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या आया है? पॉजिटिव आया, क्योंकि क्योंकि सब्स्टिट्यूट है ना, और प्राइस किसी और चीज़ की है, डिमांड किसी और चीज़ की है, तो ये क्रॉस बन गया। तो डिमांड को क्या करना है? अब कम करना है। तो जब डिमांड फॉर यूज्ड व्हीकल आप कम करेंगे तो क्या होगा? तो जनाब डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा, सॉरी, डिमांड कर्व जो है, डिमांड कर्व जो है, एक सेकंड, डिमांड कर्व जो है वो दोबारा बनाते हैं। डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट करेगा और वो क्या हो जाएगा? D1 पहले क्वांटिटी होगी। अच्छा, अब क्या है? अब ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा E2 पे। तो इसका मतलब ये है कि डिमांड जब कम होगी तो डिमांड कर्व क्या होगा? डिमांड कर्व फॉर यूज्ड व्हीकल वो शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट किधर करेगा? लेफ्टवर्ड, या इसको क्या कहते हैं? इनवर्ड। और वो D से क्या हो जाएगा? D1 हो जाएगा। ठीक है।
तो वो शिफ्ट कर दिया हमने। जब वो शिफ्ट हो गया तो क्या हुआ, तो प्राइस जो है वो पी, ये प्राइस पे ये फ़र्क पड़ा और क्वांटिटी पे ये फ़र्क पड़ा। चलें जी, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। आपने यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सप्लाई को कम करके दिखाना है। यहाँ तो मैंने तो राइज किया था ना, मैंने तो राइज किया था कि सप्लाई जो है वो बढ़ गई है। आपने कम करके देखना है फिर क्या फ़र्क पड़ता है। सब लोग करें, लेकिन फिर इसका जवाब हम शेयर कर देंगे, ठीक है। सब लोग इसका ग्राफ बना के देखें, ये तीनों एग्जांपल्स दोबारा से। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको याद करवा दूँ, एक अगला टॉपिक पढ़ने से पहले, कि हमने काइंड्स ऑफ सप्लाई पढ़ी थी। काइंड्स ऑफ सप्लाई पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, याद है ना? काइंड्स ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, याद कराता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पे पढ़ी थी ये। दिस, ये मैंने आपको बताई थी कि काइंड्स ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, ये आपके सामने है। ये देख रहे हैं ना, ये टॉपिक का भी नाम यही था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, या इसको आप कह सकते हैं काइंड्स ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, ठीक है ना जी, ये भी कह सकते हैं। तो ये देखें, इसमें आपको याद होगा कि जो मोमेंट्री होता है टाइम पीरियड, उसमें परफेक्टली इन इलास्टिक होता है सप्लाई कर, ये आपने पढ़ा था, ये वाला वर्टिकल यानी होता है। ये डेली मार्केट के लिए लिखा भी हुआ है, मोमेंट्री टाइम पीरियड के लिए वर्टिकल होता है। फिर लॉन्ग रन के लिए ये फ्लैटर होता है, ये आपके सामने ज़रा देख लें। और शॉर्ट रन के लिए जो होता है वो स्टीपर होता है, ये ज़रा याद कर लें। फ्लैटर होता है लॉन्ग रन में, स्टीपर होता है शॉर्ट रन में। ये क्लियर है ना? तीनों 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 सिलाई कर, एक ये वाला वर्टिकल, एक ये शॉर्ट रन, एक लॉन्ग रन, यही मैं अब दोबारा बताने लगा हूँ। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। जी, दोबारा से। जी, तो अब है नेक्स्ट टॉपिक, मोमेंट्री। मोमेंट्री, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, लॉन्ग रन, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस। जाहिर सी बात है कि इसका मतलब इन अदर वर्ड्स ये है कि मोमेंट्री मार्केट इक्विलिब्रियम करें, शॉर्ट रन मार्केट इक्विलिब्रियम करें, और लॉन्ग रन मार्केट इक्विलिब्रियम करें। जब मार्केट इक्विलिब्रियम करेंगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस खुद ही आ जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आ जाएगी। तो तो पहले तो ये पता हो कि, पहले तो ये, फिर दोबारा से याद करा रहा हूँ कि जो मोमेंट्री सप्लाई कर्व है वो ये है, ठीक है। ये मोमेंट्री है, और ये आपको पता है कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, जिसको आप ज़ीरो इलास्टिक भी कहते हैं। ये मोमेंट्री टाइम पीरियड के लिए, ठीक हो गया। मोमेंट्री, मोमेंट्री टाइम पीरियड के लिए, मोमेंट्री टाइम पीरियड। अच्छा, फिर ये
वर्टिकल होता है, वर्टिकल सप्लाई कर्व भी कहते हैं, ये पहले पढ़ाई हुई है वैसे बात। वर्टिकल सप्लाई कर्व, और ये किन गुड्स के लिए होता है? पैराशेबल गुड्स के लिए होता है, जो जल्दी ख़राब हो जाती है। और इसका ताल्लुक किस मार्केट से है? मोमेंट्री टाइम पीरियड का डेली मार्केट से, जो 24 आवर्स की होती है, 24 आवर्स, ये डेली मार्केट है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दोबारा से मैंने शेयर की। अच्छा, ये जो दूसरा है, ये है जनाब शॉर्ट रन का। तो शॉर्ट रन स्ट्राइक कर्व आपको पता है स्टीपर होता है। शॉर्ट रन स्ट्राइक कर्व क्या होता है? स्टीपर होता है। अच्छा, ये सप्लाई कर्व है और ये शॉर्ट रन का सप्लाई कर्व। ओके, ये जनाब सप्लाई कर्व जो है, ये यहाँ से शुरू होता है। तीनों दोनों जो है पॉजिटिवली स्लोप्ड हैं, यानी ये शॉर्ट रन वाला भी और लॉन्ग। ये सप्लाई कर्व है लॉन्ग रन का, एस फॉर सप्लाई कर्व है ना, ये सप्लाई कर्व। ये आप तीनों आपके सामने हैं, तो क्लियर होगी ना बात। ये शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन। सॉरी, वर्किंग अगेन। जी, तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है नंबर वन। ये स्टीपर है, और ये है, ठीक है। ये जो है ये लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है। और ये क्या है? फ्लैट है। तो ये तीनों सप्लाई कर्व आपके सामने। अब क्या करना है? अब आपने इसकी इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करनी है। इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए आपको इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम के लिए आपको इस तीनों सप्लाई को डिमांड के साथ इंटरसेक्ट करवाना पड़ेगा, आपको पता है ना। तो डिमांड कर्व से मैं इंटरसेक्ट करवा देता हूँ, ये डिमांड कर्व है। पहले हमने सिर्फ सप्लाई कर्व पढ़े थे, अब मार्केट इक्विलिब्रियम किया, तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा जनाब। ये आ गई प्राइस मोमेंट्री, एम फॉर मोमेंट्री, ये एम, ठीक है। ये सप्लाई आ गई मोमेंट्री। अच्छा, इसमें भी डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करवा दें तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और ये प्राइस आ जाएगी शॉर्ट रन में, और ये क्वांटिटी आ जाएगी शॉर्ट रन में, ये इक्विलिब्रियम। बताएं कोई मसला? शॉर्ट रन सप्लाई कर्व को जब डिमांड कर्व के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी, और इस शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी। अब फिर डिमांड कर्व बना दें इसके अंदर। जब आप डिमांड कर्व बनाएंगे तो ये जो कीमत आएगी इसको कहेंगे प्राइस इन लॉन्ग रन, और इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? यहाँ पे, ठीक है ना जी। ये इक्विलिब्रियम हो गया, और ये क्वांटिटी लॉन्ग रन की आ गई। तो आपके बुक में उसने इसको कहा है कि मोमेंट्री, मोमेंट्री जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करें, ये कर दी। उसने कहा कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करें, ये कर दी। उसने कहा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करें, ये कर दी। तो इनडायरेक्टली उसने आपको तीनों मार्केट्स का इक्विलिब्रियम पूछा है। मोमेंट्री मार्केट इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन मार्केट इक्विलिब्रियम, और लॉन्ग रन मार्केट इक्विलिब्रियम। ये कहलाएगा लॉन्ग रन मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। और ये कहलाएगा शॉर्ट रन मार्केट इक्विलिब्रियम, और ये कहलाएगा मोमेंट्री मार्केट इक्विलिब्रियम। ये तीनों मार्केट इक्विलिब्रियम आपके सामने है। हाँ जी, बताइए, समझ आई बात के नहीं? अब क्या किया है, आपकी बुक में ये तीन डायग्राम उसने इकट्ठे बना दिए हैं, इकट्ठे। तो हम भी इकट्ठा कर सकते हैं इनको, इकट्ठा करते हैं ताकि समझ आ जाए हमें। इकट्ठा कैसे किया?
इकट्ठा कैसे किया, एक ही डायग्राम बना दिया मैंने। वो कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अब इसमें फर्ज करें ये स्प्लाई कर्व है वर्टिकल, ये स्प्लाई है मोमेंट्री, ठीक है। दूसरा जो स्प्लाई कर्व है वो है ये, इकट्ठे एक ही जगह बना रहे हैं। ये है स्प्लाई कर्व इन शॉर्ट रन। और जो तीसरा स्प्लाई कर्व है वो ये है, ये स्प्लाई कर्व है लॉन्ग रन के अंदर। ये तीनों स्प्लाई कर्व आ गए, ये ज़रा ऊपर देख लें। ये स्प्लाई कर्व, ये स्प्लाई कर्व मोमेंट्री का है, ये स्प्लाई कर्व शॉर्ट रन का है, ये स्प्लाई कर्व लॉन्ग रन का। तीनों चेक कर लें, ये तीनों आ गए ना, एक ही डायग्राम में आ गए। तीनों एक ही डायग्राम में आ गए। अब सिंपली आपने यहाँ पे ये करना है कि आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे एक जो है वो करनी है, एक ही एक डिमांड कर बना देना, तो उससे ज़रा समझ आ जाएगी। डिमांड कर्व अब इसके अंदर, अब अगर इसके अंदर डिमांड कर्व बना दें हम लोग, तो तीनों मार्केट्स के अंदर इक्विलिब्रियम हो जाएगा इस जगह पे, इस जगह पे। तो मैं ये डिमांड कर्व बना देता हूँ। ठीक है, ये अब आपके सामने यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम हुआ तीनों मार्केट्स में। आई एम सॉरी, अच्छा जी, तो यहाँ पे अब ये तीनों मार्केट में इक्विलिब्रियम हो चुका है। जस्ट मिनट। अच्छा, अब ये तीनों मार्केट्स में हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम कर दिया इस जगह। तो क्या होगा, इसमें ये है कि अब आप यहाँ पे प्राइस देखें, तो ये तीनों मार्केट्स में हुआ, तो ये प्राइस मोमेंट्री भी है, ये प्राइस शॉर्ट रन की भी है, और ये प्राइस लॉन्ग रन की भी है। समझ आ गई। और ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी मोमेंट्री भी है, ये क्वांटिटी शॉर्ट रन की भी है, ये क्वांटिटी लॉन्ग रन की भी है, तीनों। यहाँ तक कोई मसला, ये सिंपली ये हुआ है कि यहाँ ये जैसे ये वाली कीमत इसमें ज़्यादा शो हुई थी, इसमें ज़्यादा, हमने इकट्ठा कर दिया एक ही जगह पे। अब क्या करते हैं हम इसमें एक इफेक्ट शो करते हैं। ये तो तीनों मार्केट का इक्विलिब्रियम शो हो गया। अब हम इस पे इफेक्ट शो करते हैं। इफेक्ट क्या करते हैं शो, कि हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो डिमांड को बढ़ाते हैं, डिमांड कर्व शिफ्ट कर गया। जब डिमांड कर्व शिफ्ट कर गया तो ये डी वन पे आ गया। अब आप नोटिस कीजिए कि अब आप नोटिस कीजिए कि अब जो इक्विलिब्रियम है सिर्फ इस मार्केट में देखें, यानी एस एम, और ये क्या है, ये दोबारा देखें। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम हुआ है ये इक्विलिब्रियम मोमेंट्री का हुआ है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये कीमत आ गई, प्राइस आ गई मोमेंट्री की आफ्टर डिमांड चेंज, ये पी एम डैश। और ये न्यू डिमांड कर्व इस सप्लाई कर्व को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम है शॉर्ट रन का। और ये आपके सामने प्राइस शॉर्ट रन की आ गई डैश, और ये इसकी क्वांटिटी आ गई।
ये क्वांटिटी शॉर्ट रन की है, ठीक है। और तीसरा जो इक्विलिब्रियम है, आई एम सॉरी, ये एस नहीं है, ई एस, इसको दोबारा लिख लेते हैं, ई एस आर, शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम। और ये जो इक्विलिब्रियम है इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन। और यहाँ पर जो प्राइस है वो ये आ गई डैश, और ये क्वांटिटी आ गई आपके पास, दिस क्वांटिटी इज इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन। जी जनाब, समझ आई बात आपको कि नहीं? तो ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है, दिस वन इज, दिस इज इनिशियल इक्विलिब्रियम। और ठीक है ना जी, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है। ये जो है ये आपके पास दूसरा मोमेंट्री इक्विलिब्रियम है, ये शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम है, ये लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहाँ नोटिस करें कि इनिशियल प्राइस से सबसे ज़्यादा कीमत बढ़ी है मोमेंट्री की, फिर बढ़ी है शॉर्ट रन की, और फिर बढ़ी है लॉन्ग रन की। तो ये साबित हुआ कि मोमेंट्री प्राइस ज़्यादा बड़ी होती है, मोमेंट्री प्राइस बड़ी होती है किससे भला, शॉर्ट रन की प्राइस से, और शॉर्ट रन की प्राइस बड़ी होती है लॉन्ग रन की प्राइस। ये आपके सामने है। सबसे पहले मोमेंट्री है, फिर शॉर्ट रन है, फिर लॉन्ग रन, ये तीनों बातें हैं। तो इसका मतलब ये है कि मोमेंट्री मार्केट में कीमत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होती है अगर डिमांड बढ़ जाए। अगर डिमांड बढ़ जाए तो डिमांड के बढ़ने से ये सारा दिखाया है। ये समझ आई बात कि नहीं आप? तो ये स्टोरी ख़त्म हो गई थी यहाँ पे। अब मेरा ख्याल है कि आपके ये दोनों चैप्टर्स ख़त्म हो गए हैं। मैं आपको ये बुक से अब दिखा दूं ताकि आप लोगों की वो टेंशन ना हो कि बुक से कैसे हुआ। तो बुक से मैं दिखा देता हूँ। जी, ये बुक शेयर हो रही है, आई थिंक बुक शेयर हो रही होगी आपकी। दोबारा से, हाँ जी, बुक शेयर हो रही है आपको। ये मैंने आपको पहले एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस पढ़ा दिया। इसमें ये फ्यूल मार्केट, यूज्ड व्हीकल मार्केट आपको समझाया, फिर ये न्यू व्हीकल मार्केट और यूज व्हीकल, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, व्हीकल ट्रांसपोर्ट, ये समझाया। ये समझाने के बाद मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझाया है, मोमेंट्री एंड शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम प्राइस। ये जनाब इसका ग्राफ उसने इकट्ठा ही बनाया, ये मैंने आपको समझा दिया है। यू कैन सी दिस, मैंने अलग अलग भी समझाया, मैंने इकट्ठा भी समझाया, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अच्छा, ये दोनों चैप्टर ख़त्म हो गए। तो ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर इसके एंड पे ये देखें क्विज है, ये आपने करना है खुद, और करने के बाद इसके जवाबात भी ये आगे दिए हुए ये, इनको फिर मुझसे डिस्कस कर लेना अगर कोई इशू हो तो। ये क्विज लाजमी करना है आप लोगों ने, इसके एंड पे ये जो क्विज आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसमें अब कोई चीज़ नहीं रह गई। ये वाला जो चैप्टर 4 है, इसको भी हमने सारा कर लिया, इसमें भी कोई चीज़ नहीं रह गई। तो ये भी आपने इसका भी क्विज करना है एंड पे, ठीक है ना। तो वो भी कोई चीज़ रह नहीं गई इसके अंदर। हाँ, इसमें ये चीज़ रह गई थी, रिस्पॉन्स इन चेंज इन डिमांड, ये भी मैंने करवा दिया है आज, ये भी हुआ है। ये जो अभी डायग्राम पड़ा है ये इसके काम भी आएगा, यही है देखो, ठीक है ना। इसमें सिर्फ मोमेंट्री सप्लाई कर्व नहीं है, बाकी शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है S1 और लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है S2। ये वही डायग्राम, इसका क्विज करना है आपने, ये क्विज लाजमी करना है, जो चैप्टर खत्म हो उसका क्विज खुद ही करना है। और उसके जवाब भी ये देखें दिए हुए हैं, आंसर्स टू द क्विक क्विज, ठीक है। जो भी चैप्टर खत्म हो आपने उसका क्विज लाजमी करना है, ये एंड पे जवाबात भी दिए गए। अब ये दो चैप्टर हमारे खत्म हो गए, कल हमने यहाँ से शुरू करना है आगे, ये वाला, ये यहाँ से शुरू करना है, काजेज ऑफ द प्राइस इंस्टेबिलिटी इन मार्केट फॉर प्राइमरी गुड्स। तो बी रेडी फॉर दिस, कल मीन नेक्स्ट वीक से
ये नया चैप्टर शुरू होगा, लेकिन नोट्स में आपको शेयर करूँगा आज, लेकिन CR साहब ने मुझे याद नहीं कराया, मैं भी भूल गया, तो वो नोट्स में शेयर करूँगा। लेकिन कल हम नेक्स्ट वीक से हम यहाँ से शुरू करेंगे चैप्टर 5। और ये इसी किताब में है, ये चीज़ें किसी और किताब में हैं भी नहीं, मेरे पास भी जो किताब है उसमें भी नहीं है, जो मेरी अपनी लिखी हुई है। तो इसलिए मैं भी आपको हेल्प यहीं तक कर सकता था अपनी बुक से, वो मैं आज कर दूंगा। इससे आगे अगर कोई छोटी मोटी कोई एक आधी चीज़ आती रही तो कर दूँ, क्योंकि इसमें डिफरेंट सिलेबस है। ये चीज़ें आपको और किसी बुक से नहीं मिलेंगी, इन्हीं से मिलेंगी। तो इधर से ही पढ़ना है, इसी से पेपर बनना है, इसी को ही तैयार करना है, इस किताब को। मैं बार बार ये सवाल जो आपको बात करता हूँ। और अगली बात ये कि मुझे कहते हैं कि किताब सेंड कर दें, तो वो किताब भाई CR से लिया करें, GR से लिया करें। मुझे ना ये किताब तो मैंने शेयर कर दी, मैं बार बार थोड़ी करूँगा, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। तो आपने सिर्फ ये इस चीज़ की केयर करनी है। मैं अगर अब आपके सवाल जवाब देख लूँ कि क्या है, ये क्लियर होगी ना। अब दोनों चैप्टर के आखिर में जो क्विज दिया हुआ, एक और चीज़ भी बता दूँ, इस बुक के एंड पे भी एक क्विज दिया हुआ है, वो आपने तलाश कर लेना है। जो जो आपसे रेलिवेंट सवाल हो, क्योंकि अभी तो वो सारी किताब का दिया हुआ है, एंड पे जाएंगे ना इस किताब की, उसमें भी क्विज है, वो भी करना है आप लोग साथ साथ ही। जी जनाब, बुक का नेम बता दें, मैंने भी बताया कि CR साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आएगी जनाब इंशाल्लाह, एक दिन तो आएगी। उसके बाद है कि बुक प्रोवाइड कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिट नंबर रिपीट कर दीजिएगा, कल नोट्स नहीं कर लाई। तूबा खान, जुनैरा प्लीज़ आप ये नंबर बताएं अपना इधर, ताकि ये तूबा जो है वो आपसे कर सके, कि मेरे पास इस वक्त मोबाइल नहीं है, सेल फोन नहीं है, मैं वहाँ से देख सकूँ। कम होगी। अच्छा, क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव कब होती है? क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव अभी समझाया है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए नेगेटिव होती है और सब्स्टिट्यूट के लिए जनाब पॉजिटिव होती है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या पूछ रहे हैं? आवाज़ बहुत कम आ रही है। आवाज़ तो मेरी, मैंने तो कोशिश पूरी की है। लेक्चर वाले नोट्स नहीं मिलेंगे? मिलेंगे जी, आज दे देंगे। मोमेंट्री का टॉपिक थोड़ा बहुत समझ नहीं आया, ये दोबारा बताया मैंने आपको। टेल मी टुडेज असाइनमेंट, असाइनमेंट मैंने बता दी है। पेज नंबर क्या है सर? इसके अलावा पेज नंबर भी बता दिए, किताब से खोल के समझा दिए आपको। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी आपको भी। नेक्स्ट वीक यू फिजिकल स्टार्ट होंगी कि नहीं होंगी, अल्लाह जानता है जी। ये तो सारी ऑनलाइन ही चलेंगी, मैंने बताया था पहले दिन से ही कि ऑनलाइन ही होगी, ये पूरा ऑनलाइन ही चलेगी। बार बार ये सवाल करके शर्मिंदा ना हो। बुक से, बुक कहाँ से लेनी है? बुक जनाब CR साहब से लेनी है। CR साहब, वो बुक जो है वो बुक जो है वो इनको प्रोवाइड करें जो न्यू लोग हैं। और CR साहब का नंबर किसी के पास है तो प्लीज़ यहाँ पे राइट कर दें। इस वक्त पता नहीं तलहा है कि नहीं है यहाँ पे, तो प्लीज़ तलहा का नंबर शेयर करें, और GR का भी नंबर शेयर कर दें इसी के अंदर, ताकि जो है वो लोग उसको उस पर रब्ता कर सकें। सर आप MCQ टाइप नेक्स्ट वीक हमसे डिस्कस कर दें इन 2 चैप्टर्स को। ओके जी, कर देते हैं। नेक्स्ट वीक हम MCQs पहले डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले आप क्विज करके आए, जो इस बुक के एंड पे क्विज दिए हुए हैं ना हर चैप्टर के एंड पे, वो सारे करके आए, फिर मैं भी डिस्कस कर दूंगा। चलें जी, और बताएं, और कोई हुक्म? ये भी हम कर लेंगे, ये MCQ डिस्कस करेंगे। आप लोगों का इन 2 चैप्टर्स का टेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? तो टेस्ट के लिए ये है कि आप इसको प्रॉपर प्रिपेयर कर लें, और फिर हम आपको टेस्ट CR के थ्रू भिजवा देंगे, फिर एक ईमेल मैं दे दूंगा, उस पर आप भिजवा दीजिएगा। फिर मैं चेक करूंगा, कुछ पेपर इतने 200-250-300 पेपर चेक करना भी मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ इसका करते हैं। तो बहरहाल हमारे पास मैसेज आया कि फिजिकल क्लासेस का, और फिर मंडे को हमारी फिजिकल क्लासेस हैं। ये अरीज ने CR का नंबर शेयर कर दिया है जी, सिद्रा ने भी कर दिया। सिद्रा थैंक यू वेरी मच। ये नंबर नोट कर लें जी आप लोग, और CR साहब से रब्ता करें, ताकि आप उनसे बातचीत जो है वो कर सकें। ये ऑनलाइन होंगी, फिज़िकल होंगी, फेस टू फेस होंगी, ये मेरे मसाइल नहीं हैं। ये मसाइल ICMAP के हैं, वो उनसे पूछें, मेरे से इकनॉमिक्स की बात करें भाई और बहनों।
मेरे से सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करो। मेरा इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं है। ये उनका मसाइल है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लैरिकल क्वेश्चंस हैं, मेरे से रेलिवेंट नहीं है। ठीक है। ठीक है जी। सीबो रहमान साहब कहते हैं कहाँ शेयर कर दिया जी, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा यार, मैं तुम्हें यहाँ से देख के बता देता हूँ। 033587538 9। ठीक है। और जीआर का नंबर है 1 मिनट कहाँ गया ये 03353164469। ये जीआर का नंबर है। सीआर का नंबर, ये हर हर एक के एंड पे हम यही बताते रहते हैं। ठीक है जी। चलें जी। तो फिर वाइंड अप करते हैं। ठीक है। अब आपने क्विज करना है, इन दोनों चैप्टर्स को दोबारा से पढ़ना है, और जिस तरतीब से मैंने पढ़ाया उसी तरतीब से पढ़ना है, जैसे मैंने पढ़ाया है, ताकि आप लोगों को इशू ना हो कोई। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।